नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया है 16 दिसंबर। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कुछ एक, वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों पहली बड़ी खबर बताएंगे, भारत भी बनाएगा चीन अमेरिका जैसी हाइपरसोनिक मिसाइल। चाइना के खतरनाक मिसाइल के बाद भारत ने की बड़ी तैयारी। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत अब S-400 के बाद रशिया ने S-500 का भी दरवाज़ा खोला। कहा भारत को देने के लिए है तैयार। जी हाँ, दुनिया के किसी भी देश को नहीं दिया अभी तक। तीसरी बड़ी अपडेट, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने जताया शोक। तीसरी बड़ी अपडेट में चौथी में बड़ा बताएंगे, तिब्बत दलाई लामा पर अमेरिका ने करने जा रहा है बहुत बड़ा फैसला। बाइडेन के इस कदम से चीन से युद्ध होना लगभग तय है। पांचवी बड़ी अपडेट, कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। हिजबुल के मोस्ट वांटेड आतंकी को ढेर किया गया है। इस बीच छठी बड़ी खबर बताएंगे। दोस्तों आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर से के बाहर कितने लोगों ने खरीदी जमीन, सरकार ने दी जानकारी, वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ अगली अपडेट, प्रधानमंत्री देवबा ने दूसरी बार जीता नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव। भारत बढ़ी राजनीतिक ताकत भारत के साथ, तो हम आपको बताएंगे। ओमिक्रॉन वेरिएंट 77 देशों में कितना फैला, तो वो बताएंगे। सब कुछ खबरें एक करके विस्तार से जानना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल भारत भी बनाएगा चीन और अमेरिका जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया नया मास्टर प्लान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाइपरसोनिक मिसाइल आज की ज़रूरत है और इस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब हाल ही में एक मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चीन ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को टेस्ट किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात भविष्य की तैयारी कार्यक्रम में कही है। ये कार्यक्रम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO भवन में हुआ था। इस दौरान रक्षा मंत्री DRDO के बनाए गए हथियार सशस्त्र बलों को सौंपे। रक्षा मंत्री ने कहा है कि आज हम एक मजबूत रक्षा औद्योगिक आधार बनाने के लिए तैयार हैं, जो न सिर्फ देशों की रक्षा ज़रूरतों को पूरा करेगा बल्कि हमारे मित्र देशों की ज़रूरतों को भी पूरा करेगा। दिवंगत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत और हाल ही में एक हवाई दुर्घटना में जान गंवाने वाले अन्य लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा है कि CDS पद के सृजन के साथ साथ तीनों सेनाओं के एकीकरण और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है। युद्ध में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमारा उद्देश्य भारत को रक्षा प्रौद्योगिकियों में अग्रणी बनाना है और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के विकास को एक ऐसी उन्नत तकनीकी के रूप में विकसित करना होना चाहिए। तो दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर भारत ने पूरी तरीके से तैयारियां करना शुरू कर दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट, रशिया ने भारत को S-500 मिसाइल देने का किया ऐलान। चाइना और पाकिस्तान के बंधी सांसें। रूस के उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव ने दावा किया है कि भारत रूसी एयर डिफेंस सिस्टम S-500 खरीदने वाला पहला देश बनेगा। रूस के डिप्टी PM का ये बयान ऐसे समय में आया है जब रूस भारत को S-400 मिसाइल को सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने भारत को ऐसा करके रूस के साथ सैन्य संबंध बढ़ाने के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी तक दे डाली थी। इस धमकी को नज़रअंदाज कर रूस और भारत ने ये डील जारी रखी। यूरी ने RBC TV चैनल से बातचीत में कहा है कि बिना किसी संदेह के एक बार हम इस सिस्टम को अपने सैनिकों को सौंप दें तो अगर भारत इस अत्याधुनिक सिस्टम को खरीदने की इच्छा जताता है तो इस सूची में सबसे पहला देश होगा। रूसी मंत्री ने सिप्री को उस रिपोर्ट को खारिज कर दिया जिनमें वो कहा गया था कि रूसी हथियारों की वैश्विक बिक्री में गिरावट आई है। हम चलते हैं एक और अपडेट, ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर PM मोदी समेत कई दिग्गजों ने जताया शोक। प्रधानमंत्री ने कहा सेवा को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। कुन्नूर में हेलीकॉप्टर में दुर्घटना में घायल भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि उनकी राष्ट्र के लिए उनकी समृद्धि सेवा को कभी भी नहीं भुलाया जा सकेगा। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर संवेदना व्यक्त की कि तमिलनाडु में कुन्नूर के पास हुए हेलीकॉप्टर हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का बुधवार सुबह बेंगलुरु के सैन्य हॉस्पिटल में निधन हो गया। भारतीय वायुसेना IAF ने कहा है कि बहादुर ग्रुप कैप्टन ने
आज सुबह दम तोड़ दिया। वायुसेना ने ट्वीट करके कहा है कि IAF को ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह, जो 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हो गए थे, उनका आज सुबह निधन हो गया। भारतीय वायुसेना गहरी संवेदना व्यक्त करती है और शोक संतप्त परिवार के साथ दृढ़ता से खड़ी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, दुखद खबर है। सत सत नमन, ओम शांति ओम लिखना मत भूलिएगा। देश के वीर जवानों को सत सत नमन है। हम चलते हैं एक और अपडेट। तिब्बत दलाई लामा पर अमेरिका करने जा रहा है बड़ा फैसला। बाइडेन के इस कदम से चीन से युद्ध होना तय। दोस्तों, विस्तारवादी नीति के तहत दुनिया को काबू में करने की कोशिश करने वाले चीन को अब उसी के अंदाज में करारा जवाब दिया जा रहा है और अब तिब्बत और दलाई लामा को लेकर अमेरिका में ऐसा फैसला हो सकता है जिसके बाद चीन से युद्ध होना बहुत हद तक तय हो जाएगा और अमेरिका के इस फैसले से दुनिया भर में तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन की तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा से न सिर्फ मुलाकात हो सकती है बल्कि तिब्बत को लेकर अमेरिका बहुत बड़ा फैसला भी कर सकता है। अमेरिका से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक तिब्बत में अमेरिका के कोऑर्डिनेटर को दलाई लामा और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच मुलाकात करवाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसी मांग अमेरिका के 60 सांसदों ने की है। अमेरिका के 60 से ज़्यादा सांसदों ने न सिर्फ दलाई लामा और जो बाइडेन की मुलाकात की मांग की बल्कि अमेरिकी सांसदों ने कहा है कि अमेरिका को फौरन तिब्बत को चीन का तिब्बत कहना बंद करना चाहिए और तिब्बत को चीन का हिस्सा आना बंद करना चाहिए। अमेरिकी सांसदों ने नई सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को लिखी चिट्ठी में इस बात की मांग भी की है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। कश्मीर सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता लगी। हिजबुल और मोस्ट वांटेड आतंकी को मार गिराया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा ज़िले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में बुधवार को हिजबुल मुजाहिदीन के एक अति वांछित आतंकवादी मारा गया। पुलिस ने ये जानकारी दी है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन HMKA+ श्रेणी को एक आतंकवादी मारा गया है। उन्होंने बताया कि मारा गया आतंकवादी 2018 में सोपिया के जोनापुरा में हुए हमले सहित कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था। जोनापुरा में हुए हमले में 4 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उन्होंने कहा कि पुलवामा के उजर पाथरी गांव में एक आतंकवादी की मौजूदगी के संबंध में एक गोपनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 14 दिसंबर 2015 दिसंबर को दरमियानी रात में इलाके में घेराबंदी की और तलाशी अभियान शुरू किया। पुलिस प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि तलाशी अभियान के दौरान जैसे ही आतंकवादी की मौजूदगी का पता चला उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। उसने संयुक्त तलाशी दल पर अंधाधुंध गोलीबारी की। सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बाहर के कितने लोगों ने खरीदी ज़मीन, सरकार ने बताया। दोस्तों, सरकार ने बुधवार को संसद में बताया है कि संविधान के आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब तक इस केंद्र शासित प्रदेश के बाहर के व्यक्तियों ने कुल 7 भूखंड खरीदे हैं और ये सभी भूखंड जम्मू डिवीज़न में हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में जानकारी दी है। उसने प्रश्न पूछा गया है कि क्या राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति ने अब तक जम्मू और कश्मीर में ज़मीन खरीदी है और यदि खरीदी है तो इसका ब्यौरा क्या है। इसके जवाब में राय ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार जम्मू और कश्मीर से बाहर के व्यक्तियों द्वारा कुल 7 भूखंड खरीदे गए हैं और ये सभी 7 भूखंड जम्मू डिवीज़न में स्थित है। और आपको बता दें 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर विशेष दर्जा संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया। हम चलते हैं एक और अपडेट। नेपाल में प्रधानमंत्री देउबा ने दूसरी बार जीता नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव। बढ़ी राजनीतिक ताकत, भारत के लिए अच्छी बात। दोस्तों, नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की राजनीतिक पावर अब और ज़्यादा बढ़ गई है। उन्होंने नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है। देउबा को 4623 में से 2733 वोट मिले हैं। हालांकि इलेक्टोरल बॉडी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर नतीजों की घोषणा नहीं की है, लेकिन देउबा को पार्टी अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। उन्हें डॉक्टर शेखर कोइराला को मात दी है। बाकी बचे उम्मीदवारों ने दूसरे चरण में ही हार स्वीकार कर ली थी। देउबा और कोइराला के अलावा प्रकाश मान सिंह, बलमेंद्र निधि और कल्याण गुरुंग उम्मीदवार थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। 277 देशों में पहुंचा ओमिक्रॉन। WHO ने बताया इसे सबसे तेज़ी से फैलने वाला वायरस।
दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। धीरे धीरे करके ओमिक्रॉन दर्जनों देशों में अपने पैर पसार रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधनोम ने भी कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को लेकर आगाह किया है। उन्होंने बताया है कि 77 देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ओमिक्रॉन तकरीबन सभी देशों तक पहुंच गया है, भले ही वहां उनके मामले पकड़ में न आए हों। टेड्रोस अधनोम ने बताया है कि ओमिक्रॉन जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उतनी तेज़ी से कोरोना वेरिएंट का कोई भी वायरस नहीं बढ़ा। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपील की है कि देशों में ओमिक्रॉन के संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं और ये अवश्य करना चाहिए। हम चलते हैं एक और अपडेट। सैन्य अड्डों से पूरी दुनिया को घेरना चाहता था चीन, लेकिन जिनपिंग के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को बुलबुला फूटा। दोस्तों, बार बार दावे किए जा रहे हैं कि चीन दुनिया भर में सैन्य ठिकानों का निर्माण कर रहा है। इसी बीच आपको बता दें, सैन्य ठिकानों के निर्माण के लिए ज़मीन तलाशने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब बुलबुला फूट गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग के आधिकारिक तौर पर कहा है कि चीन नौसेना, वायुसेना, जमीन, साइबर और अंतरिक्ष में शक्ति प्रक्षेपण का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त सैन्य सुविधाओं के पीछे भाग रहा है। दरअसल पेंटागन के अधिकारियों ने कहा है कि बीजिंग नौसेना, वायु और जमीन पर सैन्य ठिकानों के निर्माण के लिए उसे सैन्य ठिकानों तक रसद सामग्री पहुंचाने से पहले से ही विचार और योजना बना रहा है। चीन की सेना PLA के पास कम से कम 20 लाख सैनिक हैं और वो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बल है। बावजूद इसके चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी देश के अंदर और देश के बाहर अलग अलग जगहों पर सैन्य ठिकानों के निर्माण में हाथ पैर मार रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। कठिन पड़ोसियों के बीच घिरा है भारत। बाइडेन के नए दूत ने बताया भारतीय सीमा की सुरक्षा का प्लान। दोस्तों, आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के नई दिल्ली से में अगले दूत के लिए उम्मीदवार एरिक माइकल ग्रेस्टी ने मंगलवार को अमेरिकी सांसदों से कहा है कि भारत को अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए अमेरिका के प्रयासों को दोगुना कर देंगे। 50 वर्षीय एरिक माइकल गॉर्सेडी वर्तमान में लॉस एंजल्स के मेयर के रूप में सेवारत हैं और बाइडेन के निजी विश्वास पात्रों में से एक हैं। अमेरिकी सांसदों के सामने अपनी उम्मीदवारी को लेकर अपनी बात रखते हुए गारसेटी ने भारत को लेकर अपने विचार रखे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने भारत कठिन पड़ोसियों से घिरा हुआ बताया। हम चलते हैं एक और अपडेट। आपको बता दें, PM मोदी 16 दिसंबर को स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में करेंगे शिरकत। PM मोदी 16 दिसंबर को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय मशालों के सम्मान और स्वागत समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय से इसकी जानकारी मिल चुकी है। पाकिस्तान के साथ 1971 के युद्ध में भारत की विजय के 50 साल पूरे होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल नई दिल्ली में प्रज्वलित की गई स्वर्णिम विजय मशाल पर कोलकाता पहुंचे थे। उनके बाद रंगारंग कार्यक्रम में उनका स्वागत किया गया। इको पार्क में आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। सेना के बैंड ने अपनी प्रस्तुति दी और 1971 मुक्ति संग्राम नाम की फिल्म भी दिखाई गई। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने PM शेख हसीना से की मुलाकात। विदेश मंत्री डॉक्टर AK अब्दुल मोमेन से भी मिले। दोस्तों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 50वें विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए बुधवार को ढाका पहुंचे। अपनी इस 3 दिवसीय राजकीय यात्रा के दौरान वो अपने समकक्ष के साथ बातचीत भी करेंगे और पाकिस्तान में 1971 में बांग्लादेश को मिली आज़ादी के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लेंगे। वहीं ढाका पहुंचकर उन्होंने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की। विदेश मंत्री के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने ट्वीट करके बताया है कि प्रधानमंत्री शेख हसीना राष्ट्रपति कोविंदी से मुलाकात की और इस दौरान दोनों पक्षों ने बहुआयामी और व्यापक द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति पर भी चर्चा की है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पर बेअसर हो सकती है हमारी वैक्सीन, कोविड पैनल चीफ डॉक्टर VK पॉल ने चेताया। भारत में ओमिक्रॉन खतरे के बीच कोविड स्टाफ फोर्स के प्रमुख डॉक्टर VK पॉल ने चिंता में डालने वाला बयान दे दिया है। उनके मुताबिक भविष्य में हमारी वैक्सीन की क्षमता कमज़ोर पड़ सकती है। देश को ऐसे वैक्सीन प्लेटफॉर्म तैयार करने चाहिए जिनमें वायरस के बदलते वेरिएंट के मुताबिक तेज़ी से बदलाव किए जा सके। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैसले की चिंता के बीच डॉक्टर पॉल ने गुरुवार को कहा है कि भारत में
वायरस उस स्टेज की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है और उसमें कम से कम माध्यम या संक्रमण फैल। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं, बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। आपको बता दें, जहाँ पे ग्लोबल कंपनियों में शीर्ष पदों पर भारतवंशियों का दबदबा। फ्रांस के लग्जरी ग्रुप स्नेल की कंपनी की सीईओ बनी भारतीय मूल की लीना नायर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मूल की लीना नायर को फ्रांस में लग्जरी ग्रुप स्नेल ने अपना नया ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ की नियुक्ति की है। इससे पहले लीना नायर यूनिलीवर में चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर यानी CHRO के तौर पर काम करती थी। स्नेल ने बताया है कि लीना नायर जनवरी 2001 से कंपनी में शामिल होंगी। लीना नायर ने ट्वीट किया है कि मैं एक प्रतिष्ठित और प्रशंसित कंपनी स्नेल का वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त होने पर सम्मानित महसूस कर रही हूँ। नायर ने कहा है कि वो स्नेल को बहुत प्रेरित हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। लद्दाख के गांव में हाई स्पीड इंटरनेट से मिलेगी चीन को चुनौती, नए दौर के युद्ध में अहम। समझिए दोस्तों, भारत लद्दाख में चीन से सटी सीमाओं के पास बसे गांव में इंटरनेट की स्पीड बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। लद्दाख के चुमार और डेमचोक समेत अन्य अहम लोकेशनों पर हाई स्पीड इंटरनेट की रणनीतियाँ तैयार की जा रही हैं। सरकार ने एक सदस्यीय संसदीय पैनल को बनाया है। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान BADP के तहत सीमाई इलाके के करीब 14,000 गाँव में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। संसद में एक रिपोर्ट पेश करते हुए पैनल को बताया गया है कि 236 रिहायशी गाँव में 172 के पास टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इनमें से 24 गाँव में 3G और 78 गाँव में 4G नेट कनेक्टिविटी है। गृह विभाग के अधिकारियों के मुताबिक सीमा पर बसे करीब 1860 गाँव में लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी कोड विकसित करने की कोशिश जारी है, तो जबकि 14,708 गाँव में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित करने की बात कही गई है। नेमचोक के कुछ इलाकों में 4G सेवाओं की शुरू की जा चुकी है। इससे जवान और उनके परिवारों के बीच संवाद भी आसान हुआ है। हम चलते हैं एक और अपडेट। आयरन डोम की खरीद की ओर में UAE और सऊदी इजराइल ने क्यों नहीं जारी किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में इजराइल के PM नफ्ताली बेनेट संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के दौरे पे थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई समझौते हुए थे। दोनों देशों के ऐतिहासिक बताया गया था। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक UAE इजराइल द्वारा विकसित एरियल डिफेंस सिस्टम खरीदने के इच्छुक था, लेकिन इजराइल ने इस समझौते पर साइन करने से इनकार कर दिया। अब्राहम समझौते पर साइन करने से पहले UAE इजरायली एडवांस एरियल डिफेंस बैटरीज, आयरन डोम और डेविडिंग स्लिम सिस्टम खरीदना चाहता था। UAE के साथ सऊदी अरब भी ईरानी खतरे को देखते हुए खुद को सुरक्षित रखने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की इच्छा जताई है। और अब अब्राहम समझौते पर साइन करने के बाद UAE ने आयरन डोम आदि को लेकर इजराइल पर दबाव बना रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें, इजराइल पर खास करके UAE और सऊदी जो लेना चाहता था, इसको लेकर कहीं न कहीं एक तरीके से इजराइल ने साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, खाड़ी देशों से पहले इजराइल का विवाद रहा है। इजराइल ने तमाम तरीके के व्यापार तो सऊदी और खाड़ी देशों से करेगा, लेकिन अपनी उन तकनीकी को बिल्कुल नहीं देगा जिन तकनीकी को देने के बाद इजराइल को ही उसका खामियाजा भविष्य में भुगतना पड़ जाए। इसलिए इस तरीके की डील से तौबा कर लिया है इजराइल ने। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, काशी के बाद अयोध्या में लगा मुख्यमंत्रियों का जमघट। जी हाँ, सरयू के घाट पर लगी मुख्यमंत्रियों की भीड़। रामलला की नगरी में पत्नियों संग पहुंचे 8 CM। विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के मौके पर काशी में जुटे BJP शासित राज्यों के 8 मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा के साथ पत्नी अयोध्या पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ से सरयू घाट पर पूजा कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचे JP नड्डा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कहा है कि मन में एक तमन्ना थी कि भव्य राम मंदिर बने, और आज खुशी की बात यह है कि करोड़ों भारतवंशियों का सपना पूरा हो रहा है। हम काशी आए थे, वहाँ हम सब की इच्छा थी कि हम रामलला के दर्शन कर इसलिए यहाँ पे आए हैं। अयोध्या पहुंचने पर मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि रामलला की जन्मभूमि के अब फिर से दर्शन होंगे। राम मंदिर निर्माण के बाद पहली बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। सब सुखी निरोग रहें, सबका मंगल हो। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आकर मैं अभिभूत हूँ। PM मोदी ने जिस प्रकार से अयोध्या की पुरानी विरासत को एक गौरव प्रदान किया है, वो हमारे लिए गर्व की बात है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, तानाशाही पर रोक, उइगर मुस्लिमों पर अब नहीं चलेगी चीन की मनमानी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, सिंजियांग उइगर, समझिए इस बात को, चीन में उइगर मुस्लिमों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर के अमेरिका ने बड़ा कदम उठा डाला है।
दरअसल यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अनुमोदित जबरन श्रम कोष रोकथाम अधिनियम को मंजूरी देने वाला बिल पारित कर दिया है। आपको बता दें, इसके तहत चीन के शिनजियांग से जबरन श्रम से बने सामानों को आर्थिक रूप से प्रतिबंधित किया गया है, जिसके साथ अमेरिका को बेचा जा सकता है। आपको बता दें, समाचार पत्र ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है। अमेरिका को इस कदम से चीन को बड़े स्तर को झटका लगने की उम्मीद है। शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों से जबरन काम करवाया जाता है और इनकार करने पर यातनाएं दी जाती हैं, यहाँ तक कि इन्हें न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी जाती है। वहीं उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय भी जल्द अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे देगा। तो एक तरीके से ये सारी चीज़ें हैं। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें दोस्तों, नागालैंड फायरिंग, जनजातीय निकायों ने जारी किया फरमान, कहा न्याय मिलने तक सेना को नहीं करेंगे सहयोग। सेना का नागालैंड में कोन्याक जनजाति के शीर्ष संगठनों ने नए नियमों की एक फहरिस्त जारी की है, जिनमें सेना के साथ सख्त असहयोग भी शामिल है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जब तक 14 नागरिकों की हत्या के मामले में न्याय नहीं मिल जाता है, तब तक लोग इनका पालन करेंगे। दरअसल दोस्तों, जनजाति की शीर्ष संस्था कोन्याक यूनियन के कोन्याक इनुपु योकोखोक ने कहा है कि छात्र संघ ने कहा है कि जनजाति के सदस्यों में कहा कि वे किसी भी सेना में भर्ती रैली में भाग न लें, सैन्य बलों की ओर से जारी पैकेज या सहायता न करें। कोन्याक यूनियन ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय सैन्य बल के काफिले और कोन्याक की धरती पर गश्ती पर तब तक पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा जब तक वो मारे गए 14 निर्दोष कोन्याक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा। दोस्तों, जिन युवाओं को गलती से सेना ने एक तरीके से गोली चलाई, जिन पर वो कोन्याक समुदाय के थे और वो मांग कर रहे हैं इस पर कड़ी कहीं न कहीं तरीके से जांच हो और उस पर कार्रवाई की। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पे आपको बता दें, अब अयोध्या में राम मंदिर बनता देख खुशी, मथुरा और काशी के लिए भी बनना चाहिए कानून। प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान आ गया। यूपी के जौनपुर में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने शहर की मां शारदा शक्तिपीठ में मत्था टेक कर आशीर्वाद दिया। इसके तहत ही जौनपुर के रोहिठा स्थित एक निजी होटल में आयोजित हिंदू धर्म रक्षा निधि अर्पण कार्यक्रम में पहले प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि भाजपा सत्ता में है, उसे मथुरा काशी के लिए भी कानून बनाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि देश और मंदिर तोड़ने वाले जिहादियों को मिट्टी में मिला देना चाहिए। तोगड़िया ने कहा है कि ट्रिपल तलाक पर कानून आ सकता है तो काशी मथुरा के लिए भी आ जाए। मुझे विश्वास है कि इस कानून को लाने में चुनाव के दौरान यूपी में लाभ होगा। सरकार को चाहिए कि संसद में कानून बनाए और काशी विश्वनाथ का सम्मान करें। तो दोस्तों, फिलहाल एक और बड़ी अपडेट, चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल भारत के लिए बन सकती है चुनौती। राजनाथ सिंह बोले, हमें भी ऐसे हथियारों की जरूरत। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण को लेकर जोर दिया है। उन्होंने मंगलवार को DRDO के स्वदेशी हथियारों से भविष्य के लिए तैयारी नाम के एक सेमिनार को संबोधित किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को भी हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने की दिशा में काम करना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा है कि समय के साथ बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों और बेहतर होती जा रही हैं। ऐसे में न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों की आवश्यकता है। गौरतलब है कि राजनाथ सिंह का बयान ऐसे समय में आया है जब एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त में चीन ने एक से अधिक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही।